कांग्रेस संगठन बनाना है, अध्यक्ष बनाना है, बताओ किसको? जी आपकी पार्टी में गुटबाजी भी अगर हो भी की वो भी खत्म। तो आज ये कहते हैं ना कि खर्ची पर्ची, मैं साबित कर सकता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन है, ये किसकी तरफ इशारा करता है? गणतंत्र की रक्षा के लिए राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं से ज्यादा पहले लोग आएंगे आगे। हर आदमी ये चाहता है कि मैं जिस पार्टी में हूँ, मेरी पार्टी में मैं अपने साथियों के भी हकों के लिए खुल के लड़ूं। बात को अलग अलग बांट के अब सत्ता तो हासिल कर लिया, अब इसमें बने रहें, ये प्रयास है। या तो कांग्रेस के खिलाफ हो गए कैंडिडेट के, या उसके विरोध में खड़े हो गए। राष्ट्रभक्ति का तो जो जो वो है ना थीसिस बीजेपी का, वो तो कुछ नहीं है। पिछले 11 साल से कांग्रेस जिला प्रधानों का इंतजार कर रही थी। आपको लगता है अब समय आया वो इंतजार खत्म हो जाएगा? इंतजार तो खत्म हो गया। आप ये मान के चलो कि ये इंतजार क्यों था, उसके कई कारण हो सकते हैं, और उन कारणों से राहुल गांधी जी अब समझ गए हैं कि संगठन के बगैर पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं उस पे नुकसान होता है। तो उन्होंने निर्णय ले लिया। आपने देखा मध्य प्रदेश में देखना, हरियाणा में देखना, गुजरात में देखना, तीनों स्टेट में आप देखोगे अगले 2 महीने 3 महीने में तीनों स्टेट में संगठन खड़े हो जाएंगे। और गुजरात में तो संगठन था, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि संगठन है, लेकिन संगठन में कई मैंने डबल रोल हो रहा है। हमारे साथी हैं और बात करते हैं सरकार से, तो ये सारी बातें अब उनका जो एक नया प्रयास है कि इस जनसाधारण से हम कैसे ये बात जनसाधारण में पहुंचा के उनसे क्या पूछें कि भाई कांग्रेस संगठन बनाना है, अध्यक्ष बनाना है, बताओ किसको? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूछें, वहाँ के जो लीडर लोग हैं जिले के, उनसे पूछें, और फिर सही निर्णय पे जिस दिन वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे, आप देखना कि लोग कहते हैं जी आपकी पार्टी में गुटबाजी भी अगर हो भी की वो भी खत्म। और ये बहुत बड़ा शुरुआत है राहुल गांधी जी की, और इस शुरुआत से मुझे लगता है कि मैं तो हरियाणा की बता सकता हूँ कि 6 महीने में जब संगठन की रूपरेखा पूरी हो जाएगी, 6 महीने में हरियाणा में कांग्रेस इतनी वाइब्रेंट होगी, इतना उसके अंदर जोश और साहस होगा, आम साधारण कार्यकर्ता जब जुड़ेगा, कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी शासन व्यवस्था की जो बीमारियां हैं, जो कमज़ोरियां हैं, वो उनके पास जवाब नहीं होगा हमारे सवालों का। और जो आज ये कहते हैं ना कि खर्ची पर्ची, मैं साबित कर सकता हूँ। खर्ची पर्ची से तो ये बहुत ही खतरनाक उनका खेल है, और उस खेल में गजब तो ये है कि शर्माते भी नहीं बीजेपी वाले। तो इसलिए कांग्रेस का गतिशील होना हरियाणा में प्रजातंत्र की रक्षा के लिए सबसे बड़ा एक हथियार होगा। वरना तो जिस किस्म से व्यवस्था चल रही है, प्रजातंत्र की कमजोरी, और प्रजातंत्र कमजोरी की तरफ जाएगा तो हमारे देश में 1000 साल तक यानी शासन व्यवस्था जो रही है वो गुलामी की तो थी, तो उस गुलामी से हटके अभी तो 78 साल हुए हैं। और आप देखना कि देश इस बात को देख रहा है कि देश को चलाने की व्यवस्था उनके लिए प्रजातंत्र की रक्षा और अपने अधिकारों के लिए। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस दिन प्रजातंत्र नहीं होगा, ना तो आप पे ये हथियार होंगे पूछने के, और ना हमारे को हथियार होगा कि हम मुंह से कुछ बोल दें। तो रक्षा करना, और वो भी इस परिस्थिति में कि जो एक व्यवस्था है वो हमारे को प्रजातंत्र से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पीछे ले जा रही है, उसका जवाब हरियाणा की जनता देगी। पहले कांग्रेस की स्थिति जो मैंने कुछ स्टडी किया, मुझे लगा कि पहले छत्रप की स्थिति में थी कांग्रेस, कि जगह जगह पर अलग अलग नेताओं को वो आगे बढ़ाते थे और वो अपने अपने क्षेत्र से पार्टी को जीत आकर के भी ले आया करते। आपको लगता है हरियाणा में कुछ वो स्थिति बदली है कुछ समय से?
सेंट्रलाइज हो गया। आपने बता ही दिया, अब और क्या बताओगे। स्थिति इतनी बदल गई कि लोग भी समझ गए और सत्रप की स्थिति को भी पार्टी के लोगों ने भी देख लिया, और नई व्यवस्था कैसी बनेगी लोगों ने ये भी समझ लिया। नई व्यवस्था में मैं आपको सही बताता हूँ कि प्रजातंत्र में आप ये मान के चलो कि अधिनायकवाद का कहीं ना कहीं अंश जब नजर आएगा ना, जिसको अपनी भाषा में हम कहते हैं कि सब्जी में दाल में छोंक लगाना, ये जब जनता को नजर आने लगा ना कि प्रजातंत्र की जो विचारधारा में कुछ छोंक ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसी व्यवस्था बन रही है जिससे उनके अधिकारों के हनन की उनको लगता है कि कहीं हमारे अधिकारों का हनन ना हो, ये बात लोगों में है। और यही सबसे बड़ा कारण होगा भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा नहीं बल्कि देश के अंदर। आप देखना, जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये किसकी तरफ इशारा करता है? एक ही बार में नहीं, एक ही मतलब पार्लियामेंट, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, ये छोटी चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि एक ही बस राष्ट्रपति हो, वही सबसे बड़ी बात है। तो जो इस किस्म की सोच रखेगा, लोग उस पर रिएक्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी हमारे को इन बातों का ज्ञान जल्दी जल्दी प्राप्त हो रहा है। और इसलिए मैं कई बार यह सोचता हूँ कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिए राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं से ज़्यादा पहले लोग आएंगे आगे। लोग कहेंगे भाई मर जाएंगे हम तो, अगर हमारी वोट का अधिकार ही नहीं रहा, प्रजातंत्र ही कमज़ोर हो गया, व्यवस्था में बड़े भारी परिवर्तन हो गए जहाँ आम लोगों की राय का कोई ध्यान ना हो, तो ये चीज़ें अखरती हैं लोगों को। और जब ये अखरनी शुरू होंगे, फिर वो किसी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ जाएगा और ये कहेगा कि आज तो संविधान बचाओ, आज तो अपने हकों को बचाओ, अपने जो मेरा बोलने का अधिकार है, मेरी अभिव्यक्ति की जो मेरे को एक संविधान ने दिया हुआ अधिकार, कहीं वो न छिन जाए। तो ये बातें आएंगी, आप देखना। जो मेन कारण ये रहा कि संगठन ना बनने के, कि सब अपने अपने लोगों को चाहते थे कि एडजस्ट हो जाएं, तो ये स्थिति तो शायद अब भी रहेगी, क्योंकि सभी चाहेंगे भी। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले आपको सुन रहा था, और ये बनता भी है, कोई अगर आदमी लीडर है तो उसके साथ जो लोग जुड़े हैं उनको तो हक मिलना चाहिए। तो देखो उसमें मैं इसलिए, आप ये भी बात सोचो, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या लीडर है, वो मतलब गूंगा है। वो अपनी बात को ज़्यादा मजबूती से अपने हकों को और अपने साथियों के हकों को मजबूती से नहीं करता, क्योंकि वो कार्डर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस एक मूवमेंट है, और इस मूवमेंट में हर आदमी ये चाहता है कि मैं जिस पार्टी में हूँ, मेरी पार्टी में मैं अपने साथियों के भी हकों के लिए खुल के लड़ूं। उसको आप कह देते हो कि तो गुटबाजी है। गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी तो एक ऐसी सीमा होती है जिसमें दूसरे को सुना ना जाए। कांग्रेस में कम से कम सुनने की प्रथा है, और सुनने की प्रथा जिस दिन कमज़ोर होएगी उसी दिन पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। सुनने की प्रथा हमारी मजबूत रहेगी तो कांग्रेस को मजबूती। कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस कार्डर बेस नहीं है, कांग्रेस तो हर आदमी की है, और हर आदमी अपने विचारों की बात अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस में ये नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तो मैं भी रहा हूँ 10 साल, यहाँ तो मंडल अध्यक्ष और देश का बीजेपी का अध्यक्ष, उनका भाषण ऐसा है जैसे एक भी कोई मात्रा की कमी नहीं है, कोई कोई पूर्ण विराम नहीं है, सब वही बोलेंगे। तो ऐसी व्यवस्था 140 करोड़ का मुल्क हो और इतनी बड़े स्तर पे हमारी संस्कृति हो, कहीं के रिवाज अलग है, कहीं का पहनावा अलग है, कहीं की भाषा अलग है, कहीं की विचारधारा अलग है, और फिर भी हम इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया का आज तो सबसे बड़ा मुल्क है। तो ऐसे मुल्क में विचारों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता
आपके वोट का हक, प्रजातंत्र, ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को नज़र नहीं आती। वो ये सोचते हैं कि धर्म के नाम पे या जात पात को अलग अलग बांट के हम सत्ता तो हासिल कर लिया, अब इसमें बने रहें, ये प्रयास है। और ये प्रयास आहिस्ता आहिस्ता अब खुलने शुरू हो जाएंगे, आप देखना। आपकी बार लग रहा था कि आएगी तो कांग्रेस, पर मामला ही बदल गया। उसमें भी आपको लगा कुछ वैचारिक कारण रहे या कुछ और था? कारण तो देखो अनेक थे, लेकिन फिर वही बात है, मेन कारण था संगठन का ना होना। आप मानो यार, मैं कांग्रेस की टिकट मांग रहा हूँ और मैं संगठन में कुछ हूँ नहीं, क्योंकि पार्टी में संगठन ही नहीं, मेरे को टिकट मिलती नहीं। मैं ये कहता मेरे को कांग्रेस से क्या लेना, मैं तो टिकट के लिए कांग्रेस जीता। तो वो सारे या तो कांग्रेस के खिलाफ हो गए कैंडिडेट के, या उसके विरोध में खड़े हो गए, या कोई ज़्यादा भला आदमी था तो वो घर बैठ गया, मदद नहीं की। तो इस किस्म की व्यवस्था में कांग्रेस को बड़ा भारी संगठन ना होने का नुकसान हुआ। अच्छा, आज एक मैसेज अंदर से जो सूत्र बताते हैं कि उनका एक ही मैसेज था कि व्यक्ति विशेष नहीं, पार्टी विशेष पे काम करेंगे। देखिए, बात यह है कि मैं थोड़ा सा अलग हूँ इस मामले में। पार्टी और व्यक्ति ये ऐसे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि उनको एक को प्रधानता नहीं दे सकते आप। प्रधानता एक को देंगे तो वहाँ संगठन नहीं होगा, प्रधानता आप पार्टी को दोगे तो वर्कर की आवाज़ बंद। इसलिए इसका जो कोरिलेशन है, इसका जो आपस में मेल है, वो बहुत ही समझदारी का होना चाहिए। आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी करो, जो विचारों से आप भिन्नता रखते हो उसको जोरदार तरीके से करो, लेकिन जब एक निर्णय हो जाए तो उस निर्णय पे आप तभी चलते हो जब आप संगठन में हो। अगर आप संगठन में नहीं हो तो कहते कि छोड़ो यार, निर्णय कि तुमने किया होगा, मेरा क्या लेना देना। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, और इसलिए कांग्रेस इन दोनों का मिश्रण है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस कम से कम एक ऐसी पार्टी है जिसमें पार्टी है, लेकिन पार्टी में कार्यकर्ता, कांग्रेस भी महत्वपूर्ण है और पार्टी भी महत्वपूर्ण है। विचारों की अभिव्यक्ति पार्टी भी कर सकती है, पार्टी में रह के कार्यकर्ता भी करता है। और यही कारण है कि कांग्रेस जिंदा रही। ये कमज़ोरी कब आई? जब ये जो विचारधारा थी, इस विचारधारा को कुछ लोगों ने धर्म के नाम से, राष्ट्रभक्ति तो मैं नहीं मानता हूँ, इनकी राष्ट्रभक्ति का तो जो जो वो है ना थीसिस बीजेपी का, वो तो कुछ नहीं है। वो तो ये है कि जो जिसको भौतिकवाद बोलते हैं ना, या जो कैपिटलिज्म सिस्टम, ये तो उसके उपासक हैं, उसको चलाने वाले हैं। और इस देश में आज गरीब कमेरा वो कहता है भाई मेरे को भी हिस्सा दो इस इकोनॉमी में। आज आप ये क्लेम कर गए कि हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया, वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो कमेरा है वो कहता है मेरा कहाँ उसमें हिस्सा। खेती करने वाला जो कहता है कि मैं 75 लाख टन गेहूँ आपके उसमें डाला इस साल, उसमें मेरे को क्या मिला है। तो ये जो ये 1991 के आर्थिक सुधारों का जो युग था ना, जिसको नरसिम्हा राव जी के समय में चलाया गया और वो आज भी चल रहा है, उसका मेन कारण ही ये था कि दुनिया की मार्केट में और दुनिया के व्यापार में हम जब शामिल होंगे, शुरू में झटके लगेंगे, लेकिन जब तक हम उसके पार्टिसिपेंट नहीं बन जाएंगे तो तब तक हमारे को दुनिया में हमारी जो अर्थव्यवस्था में हमारा बढ़ोतरी नहीं होगी। अब बढ़ोतरी तो हो गई, उसका लाभ किसको है? उसका लाभ बता दो। कहते तो हैं कि राहुल गांधी वो कौन सा है कि एक है अडानी की बात करता है, लेकिन ये फैक्ट है कि जब इकोनॉमी बढ़ी है उससे साधारण आदमी को क्या मिला है। अब आप
आप ही देख लो, आपके यहाँ कितना गेहूं या धान आता है, अगर उसमें आप 2200 रुपये में, 2300 रुपये में, 60 रुपये, 65 रुपये की बढ़ोतरी कर दोगे तो बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था में आपका हिस्सा बन गया क्या? ये मजाक है। और मैं तो आज भी कहता हूँ, कल कांग्रेस का भी अगर राज आए और आज बीजेपी की शासन व्यवस्था है, इसके अंदर सही मायने में आर्थिक सुधारों का जो युग है और उसका जो दौलत का बंटवारा है, उसको दोबारा से देखा जाए कि गरीब आदमी को क्या मिलता है, खेती करने वाले को क्या मिलता है। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो आई है, इनके बाद तो और भी बताते हैं कि पैसा इतना हो जाएगा इंडिया में भी कि प्रोडक्शन के नाते इंडिया दुनिया का आज भी दूसरा बड़ा मुल्क है चाइना के बाद, लेकिन उस प्रोडक्शन को, उस कैपिटल को लेने वाले तो वही होंगे जो मालिक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के, बड़े बड़े प्रोडक्शन सेंटर के। और उधर से जो वहाँ नौकरी करने वाले थे उनकी संख्या घटेगी, संख्या घटेगी, उनके पास पैसा इतना होगा। तो ये जो इम्बैलेंस है ये हमारे देश के नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस अर्थव्यवस्था में, जिसमें हम बड़े चौड़े होकर कहते हैं कि चौथी बड़ी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था बन गए, इसमें दोबारा से गौर करो आर्थिक सुधारों पे और देखो कि कमेरे वर्ग को उसका हिस्सा कैसे बढ़ाया जाए। और नहीं बढ़ेगा तो फिर तो वही बात है, फिर तो लोग भी इंतजार ज़्यादा नहीं करते अब। हाँ हो गया, हाँ हाँ, ये देखा नहीं आपने लंका में, आपने पड़ोस में देखा, यहाँ आप बांग्लादेश में देख लो। तो ये जहाँ भी कैपिटल को जनरेट तो होगी, लेकिन उस जनरेशन, कैपिटल की जनरेशन का अगर एकाधिकार कुछ समाज के कुछ वर्ग को होगा जो पूंजीपति वर्ग है, या जो वर्ग फैक्ट्रियों में या ट्रेड में वहाँ तक सीमित है, तो दूसरे लोगों की तो उस अर्थव्यवस्था में कोई लाभ ही नहीं होगा। ये है। शुक्रिया साहब। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरे साथ थे और कई सारे मुद्दों पे बेबाक राय देते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात आज इन्होंने जिस प्रकार से कही है कि कांग्रेस को अभी कुछ और चीज़ों की सोचने की ज़रूरत रहेगी, कुछ पे काम शुरू हो गया है। खैर, आप लोग इनकी सोच पर आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके जो बताया। कैमरे से मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।